पिछले भाग में आपने पढ़ा कि आईपीएस ऑफिसर तपस्या सिंह एक आदमी को अधमरी हालत में कपूर एंड सन्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है, जहां पहली बार उसकी मुलाकात डॉक्टर अरमान कपूर से होती है। पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन वो दोनों ही इस रात से अनजान हैं कि उनके घरवाले उनका रिश्ता बचपन में ही तय कर चुके हैं। क्या होगा आज जब दोनों एक दूसरे के सामने होंगे और इस रात से पर्दा उठेगा? आइए जानते हैं। तपस्या और दादू अपनी कार से कपूर मैंशन की ओर निकल पड़ते हैं। अरमान का रूम। अरमान बेड पर बैठा हुआ था और रॉय उसके पास था। रॉय, यार इतना घबरा क्यों रहा है? देखना सब सही होगा अरमान। मैं घबरा नहीं रहा हूँ रॉय, बस डर लग रहा है। रॉय, डर किस चीज़ का? अरमान, तू तो जानता है ना शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं अपनी यह जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाऊंगा या नहीं? रॉय, तू भूल रहा है अरमान, तू एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर की जिम्मेदारी आज तक तूने बहुत अच्छे से निभाई और मैं जानता हूँ यह जिम्मेदारी भी तू बखूबी निभा लेगा। बस खुद को एक मौका दे और कभी ना कभी तो तुझे शादी करनी ही है, अब कर ले। अरमान, यार रॉय, मम्मी पापा ने इस बचपन के रिश्ते वाली फिल्मी सिचुएशन क्रिएट करके मुझे बड़ा कन्फ्यूजन में डाल दिया है। ना मैंने उस लड़की को आज तक देखा, ना भाला, ना जाने कौन है, कैसी है, मैं उसके साथ निभा भी पाऊंगा या नहीं? रॉय, क्या तू अपने डैड को नहीं जानता? अगर उन्होंने खुद तेरे लिए कोई लड़की पसंद की है तो ज़रूर उस लड़की में कुछ तो ख़ास होगा, वो तेरे कुछ तो काबिल होगी ना। वरना तुझे क्या लगता है कि अंकल ने किसी भी एड़ी गहरी लड़की से तेरी शादी फिक्स कर दी होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल अपने दिमाग में मत ला। रॉय की बातें कहीं ना कहीं अरमान पर असर कर रही थी। रॉय, अच्छा अरमान, वैसे तूने एक बात नोटिस की है? अरमान उसकी तरफ देखते हुए, क्या बात? रॉय, अक्सर लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं लड़की को देखने के लिए, लेकिन यहाँ तो लड़की वाले लड़के के यहाँ आ रहे हैं। तेरे केस में उल्टा हो रहा है, तुझे अजीब नहीं लग रहा? अरमान, अजीब क्या लगना है और क्या फ़र्क पड़ता है लड़के वाले जाएं या लड़की वाले, बस शादी से मतलब होना चाहिए। रॉय, ओए ओए, अभी से शादी के लड्डू फूट रहे हैं मन में। अरमान ने एक नज़र रॉय को घूरा, जिससे वो चुप हो गया। दादू और तपस्या कपूर हाउस के बाहर आ चुके थे। दोनों कार से बाहर आए, देखा कि राजेश जी और मोहिनी जी नीचे आए हुए हैं। तपस्या ने उनके पैर छुए और नमस्ते किया। उन्होंने भी बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उसके नमस्ते का जवाब दिया। वो उनको अंदर हॉल में ले आए, जहां पर अरमान और रॉय पहले से मौजूद थे। अरमान और तपस्या ने एक दूसरे को देखा तो देखते ही दोनों शॉक्ड हो गए। उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरमान ने आज वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम डॉक्टर लग रहा था, जिसे देख कोई भी लड़की पागल हो जाए। लेकिन सामने जो खड़ी थी वो भला ठहरी आईपीएस, वो कैसे पागल हो जाती? वो तो दूसरों को पागल करके ना छोड़े। अरमान आंखें बड़ी करते हुए, तुम? तपस्या बुरा सा मुंह बनाते हुए, तुम यहाँ? वहाँ पर सब लोग हैरान हो गए। साथ साथ में रॉय को भी झटका लगा, क्योंकि रॉय भी उस दिन हॉस्पिटल में तपस्या से मिल चुका था। राजेश जी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरमान, हाँ डैड, जानता हूँ। और आप ये बताइए, आपको यही सरफरी मिली थी अपने बेटे के लिए? उसकी बात सुनकर तपस्या को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से बोली। तपस्या, ओए हेलो मिस्टर चश्मिश डॉक्टर, सिरफिरी किसको बोला? हाँ, और दादू आप भी मुझे पहले ये बताइए कि आपको यही मिला था मेरे लिए, बैटरी कहीं का? अरमान उसके पास आया। अरमान, तुमने मुझे चश्मिश और बैटरी बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे ही घर में आके मुझे यह सब बोलो? तुम्हें धमकी देने और दूसरों को उल्टा सीधा बोलने के सिवा कुछ और आता है क्या? उस दिन मेरे ही हॉस्पिटल में मुझे धमकी दे रही थी और आज मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे बैटरी बोल रही हो। हाउ डेयर यू? तपस्या, तुमने भी तो मुझे सिरफिरी कहा, डेयर के बच्चे। अरमान, मैंने सिर्फ सच कहा था, तुम हो ही सिरफिरी। तुम्हें देख ही कोई भी बता देगा कि तुम्हारा कोई ना कोई स्क्रू ढीला है।
तपस्या, मैंने भी कोई झूठ नहीं कहा। अब तुम चश्मिश और बैटरी लगते हो तो मेरा क्या कसूर। अरमान, ज़्यादा मत बोलो समझी। तपस्या, कितना बोलना है कितना नहीं, तुम एक आईपीएस को मत सिखाओ, समझे। अरमान, ओ मैडम का एटीट्यूड तो देखो, एक एग्ज़ाम पास क्या कह लिया, हवा में उड़ने लगी। और मैंने भी कोई कंची गोलियां नहीं खेली हैं, मैंने भी एम्स का एग्ज़ाम क्लियर किया है, समझी। तपस्या, तो क्या करूं, आरती उतारूं या फिर न्यूज़ चैनल में इसकी जानकारी दूं। अरमान, तुम, उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा। तपस्या, तुम क्या, हाँ, उसकी उंगली में उंगली डालते हुए। दोनों एक दूसरे के कब इतने करीब आ गए उनको पता तक नहीं चला। वहीं उनकी लड़ाई देख सबने अपना माथा पीट लिया। रोए, बस करो तुम लोग, कम से कम यह तो देख लो कहाँ खड़े हो और आसपास कौन कौन है। दोनों जल्दी होश में आते हैं और एक दूसरे के करीब देख दोनों की धड़कनें तेज होने लगती हैं और जल्दी से दूर हो जाते हैं। राजेश जी, आप दोनों का हो गया हो तो बैठकर बात करें। अरमान और तपस्या झेपते हुए बैठ जाते हैं। वहीं मोहिनी जी सबके लिए चाय लेने चली जाती हैं। राजेश जी तपस्या से, बेटा आपके दादू ने आपको सब बता दिया होगा ना कि आपकी और अरमान की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। तपस्या, जी अंकल। राजेश जी, तो आपको कोई एतराज़ है इस शादी से या फिर कोई और पसंद है। तो अपने डैड के ऐसा बोलते ही अरमान तपस्या की तरफ देखने लगा और ना चाहते हुए भी उसका दिल कहने लगा कि काश तपस्या कह दे कि उसको कोई और नहीं पसंद और इस शादी के लिए हाँ कर दे। ऐसा क्यों था वो खुद नहीं जानता था। तपस्या नज़रें झुकाए हुए, जी नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। इतना सुनते ही अरमान के दिल को ठंडक पहुंची और वो चोर नज़रों से तपस्या को देख रहा था और तपस्या भी उसकी नज़रों से वाकिफ थी। तपस्या मन में, बैटरी कहीं का, देखो कैसे देख रहा है, जैसे पहले कोई लड़की देखी ही नहीं। एक बार शादी हो जाने दे चश्मिश, फिर देख पहली ही रात वाले दिन तुझे पंखे से उल्टा ना लटका दिया तो मेरा नाम भी आईपीएस तपस्या सिंह नहीं। रोहित धीरे से अरमान के कान में, बस कर, कितना देखेगा, तेरी ही होने वाली है, शादी के बाद जी भर कर उसको देख लेना। अरमान झेप गया और रोए की तरफ घूर के देखा जो शरारत से उसको देख रहा था और उसकी तरफ आई विंक कर दी। मोहिनी जी सबके लिए चाय ले आई और सबको दे दी। राजेश जी, तो बेटा आपका क्या ख्याल है शादी को लेकर। तपस्या, जी मेरी तरफ से हाँ है अंकल। तभी अचानक से अरमान बोल पड़ा। अरमान, हाँ, और मेरी तरफ से भी हाँ है। सब उसको देखने लगे। वही तपस्या का बीपी हाई होने लगा। कहीं अरमान आज तपस्या से सबके सामने नाक उठ जाए। अभी तक लड़ रहा था और अब देखो बंदे को बड़ी जल्दी पड़ी है शादी की। अरमान सबको अपनी तरफ देखता पाके झेप गया और उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने जल्दबाजी में क्या कर दिया। अरमान, मेरा मतलब है कि जब तपस्या को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरी तरफ से भी कोई समस्या नहीं है और कभी ना कभी शादी तो करनी ही है। अरमान ने ज़बरदस्ती ऑकवर्ड वाली स्माइल देके खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो मन में आया बोल दिया। बाकी सबने ध्यान नहीं दिया बल्कि इस बात से खुश थे कि दोनों ने हाँ कर दी है। राजेश जी, बेटा मैं चाहता हूँ तुम लोग थोड़ी देर अकेले बात करो ताकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तपस्या, जी अंकल। राजेश जी, बेटा जी अंकल नहीं पापा कहने की आदत डालो अब। मोहिनी जी, हाँ, और मुझे माँ, दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा। वहीं उनकी बात सुन तपस्या की आंखें नम हो गई लेकिन बड़ी आसानी से अपनी नमी को छुपा लिया। पर उसकी नमी दादू से छुप नहीं पाई क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके आंसू और दर्द की वजह जानते थे। भले ही वो कितना भी प्यार कर ले तपस्या को, लेकिन माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता और तपस्या को आज भी अपने माँ बाप की कमी महसूस होती है। राजेश जी, अरमान बेटा तुम लोग ऊपर चले जाओ, वहाँ आराम से बात करना और फिर अपना फैसला सुनाना।
अरमान जी डेड। अरमान और तपस्या ऊपर आ गए। तपस्या ने एक नज़र अरमान को घूर कर देखा, जिससे वो झेंप गया। अरमान, ऐसे क्या देख रही हो? कच्चा चबा जाने का इरादा है क्या? देखो, तुम होगी आईपीएस अपने थाने में। यह मेरा घर है और मेरे घर में आके तुम मुझे डरा नहीं सकती, समझी? तपस्या उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली। तपस्या, क्या था नीचे? हाँ, कैसे घूर घूर के देख रहे थे? अरमान पीछे हो जाता है, लेकिन बेचारा वहीं रुक गया, क्योंकि पीछे रेलिंग आ गई थी। अगर और पीछे जाता तो शायद नीचे गिरकर सारी हड्डियां टूट जाती। अब अरमान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसा हो गया था। अरमान, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। मैं कहाँ देख रहा था और कौन सी तुम कैटरीना कैफ हो जो तुम्हें ऐसे देखता? हाँ, बस एक एग्ज़ाम क्लियर करके आईपीएस क्या बन गई, सब पर अपना रौब झाड़ती हो। तपस्या अरमान का कॉलर पकड़ते हुए, ज़्यादा बनो मत, समझे? मैंने देखा कि कैसे मैंने हाँ की और तुम्हारे मन में लड्डू फूटने लगे। जाहिल इंसान, अरमान ने कॉलर छुड़वा कर कहा। अरमान, देखो मैडम, मैं नहीं, तुम आई हो मुझे देखने, और सबसे पहले तुमने हाँ की थी, और मैंने हाँ बस अपने मॉम डैडी के लिए की है और उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शादी क्या चीज़ है, इसलिए अपने आप को हुस्न की परी समझना बंद करो। और मैं अरमान कपूर हूँ, लड़कियाँ मेरे पीछे आती हैं, ना कि मैं उनके पीछे जाता हूँ। तपस्या, हाँ तो उन पागल बेदिमाग लड़कियों के पीछे जाया करो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कम से कम तुमसे पीछा तो छूटेगा। तपस्या आगे कुछ कहती उससे पहले ही अरमान ने उसकी कमर खींच के अपनी तरफ कर ली। उस वक्त दोनों का चेहरा बहुत पास में था और दोनों की धड़कन की स्पीड सेम ले में दौड़ रही थी। अरमान, हाँ तो क्या बोल रही थी? उन लड़कियों के पीछे भाग जाऊं? हाँ। अरमान उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला। बेचारी तपस्या जो कड़क ऑफिसर बनती है, उसकी बोलती बंद हो गई। अरमान, क्या हुआ जाने मन, बोलती बंद हो गई क्या? तपस्या ने जैसे तैसे करके अपनी धड़कनों को काबू में किया और अरमान के पैर पर पैर मार दिया, जिससे अरमान दर्द के मारे 2 कदम पीछे हो गया और पैर पकड़ लिया। अरमान, पागल औरत, ऐसे किसी को मारते हैं क्या? तपस्या उंगली दिखाते हुए, दूर रहना मुझसे, बात आई समझ, वरना भरता बना दूंगी, और ऐसा बनाऊंगी ना कोई अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी समझ नहीं पाएगा कि आखिर हुआ क्या, कहाँ से इलाज शुरू करूं, कहाँ से नहीं। इतना बोल तपस्या वहाँ से निकल गई। वहीं पीछे अरमान मुस्कुराता हुआ रह गया। अरमान पूरी जंगली बिल्ली है, लेकिन अब तो मेरी है। नॉट बैड अरमान कपूर, तुम्हें मिली भी तो एक आईपीएस ही मिली, वो भी इतनी कड़क। अरमान बालों में हाथ फेरता हुआ नीचे आ गया और दोनों ने सोच समझकर अपना फैसला सुना दिया। तपस्या, मैं चाहती हूँ शादी कोर्ट मैरिज हो। राजेश जी, हम समझते हैं बेटा, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। तपस्या कुछ ना कह सकी, बस मुस्कुरा कर रह गई। दादू और तपस्या वहाँ से निकल गए। तभी अरमान को कॉल आया और रॉय को बताया कि कोई इमरजेंसी केस आया, तो दोनों बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से निकल गए। तपस्या जैसे ही घर आती है, उसको किसी का मैसेज आता है और वो फ़ौरन वहाँ से निकल जाती है और एक सुनसान जगह आती है और हाथ में गन होती है। वहाँ पर सिर्फ एक बिल्डिंग होती है। तपस्या, मुझे उस आदमी का कॉल यहीं से आया था, हो ना हो वो वही आदमी है जिसके बारे में निखिल ने आखिरी बार कहा था। फ्लैशबैक। निखिल, मैंने वो सबूत एक आदमी को दिया है और वो जल्दी ही आपको कॉल करेगा। उसको टाइम और जगह मैंने पहले ही बता दिया था। फ्लैशबैक एंड। तपस्या, लेकिन फिर भी सावधान तो रहना ही होगा। तपस्या सावधानी से उस बिल्डिंग के अंदर जाती है और सामने का नज़ारा देख हैरान हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने अपनी बहन की चीख, दर्द सब दिखने लगता है। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है, क्योंकि सामने जय खड़ा था और कुर्सी पर एक आदमी बंधा हुआ था। यह वही था जिसे निखिल मिला था और वो सबूत दिया था। जय, वेलकम आईपीएस तपस्या सिंह, मुझे नहीं लगा था कि तुम अकेली आओगी। तपस्या,
यह तपस्या सिंह अकेली ही काफ़ी है तेरे लिए। और आज तूने आईपीएस तपस्या को नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलाया है। जे हाय, यही अदा, यही एटीट्यूड आपका मेरा दिल ले जाता है। कसम से क्या पटाखा लगती हो यह बोलते हुए। जे अपनी हवस भरी नज़रों से तपस्या को देखता है, जिससे तपस्या की मुट्ठी भिज जाती है। तपस्या, अपनी नज़रों को कंट्रोल में रख जय मल्होत्रा, वरना अभी के अभी तेरी कब्र खोद दूंगी यहीं। जय, ना ना आईपीएस तपस्या, ऐसी गलती मत करना, वरना यह अपनी जान से जाएगा और फिर तुम्हें प्रूफ कैसे मिलेगा। तपस्या कुछ पल उसको देखती है, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसका इस तरह से हंसना जय को समझ नहीं आता। तपस्या उसके पास आती है। तपस्या, यही सोच रहा है ना मैं क्यों हंस रही हूँ? तो एक बात सुन, यह तेरा प्लान नहीं था बल्कि मेरा प्लान था तुझे यहाँ बुलाने का। और जिसको तूने उठाया है ना, वो एक पुलिस वाला है। उस आदमी ने टेढ़ी स्माइल से जय को देखा। वहीं जय हैरानी से दोनों को देखने लगा। तपस्या चारों तरफ घूरते हुए, पता तो उस आदमी का मुझे तभी चल गया था जब निखिल ने अपना दम तोड़ दिया था और उसको पकड़ लिया और सबूत भी ले लिया था, जिसमें तेरे काले कारनामे हैं। कितने लोगों की जान ली, कितनों का रेप किया, कितनी लड़कियों को बेचा, उन लड़कियों को भी बचा लिया गया और इस वक्त वो तेरे खिलाफ गवाही दे रही होंगी। इतना सुनते ही जय की आंख खुली की खुली रह गई। जय, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह झूठ है। तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो ना, ताकि यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं भी जय मल्होत्रा हूँ, इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, समझी? तपस्या, एक मिनट रुक। तपस्या अपने फ़ोन में कुछ चलाती है और जय को दिखाती है, जिससे डर के मारे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसको पसीना आने लगा। उसके खिलाफ पाए गए सबूत एक पेन ड्राइव में थे, जिसे पूरी न्यूज़ चैनल पर चला दिया गया था। जिन लड़कियों को बेचा गया था, तपस्या की टीम ने उस जगह पर छापा मारा, क्रिमिनल को पकड़ लिया और उनको बचा लिया। यह खबर सारा भारत देख रहा है इस वक्त। तपस्या ने उस आदमी के हाथ खोले और वो खड़ा हुआ और मुंह से मास्क निकाल लिया। तपस्या, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी जय, यहाँ अकेले आकर। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। जय के हाथ में गन थी और सीधा तपस्या पर फायर कर दिया, लेकिन वो नीचे हो गई, उसका निशाना चूक गया। तपस्या ने अपनी एक लात उसके हाथ पर मारी और गन नीचे गिर गई। उसके मुंह पर तब तक मारती गई जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। तब तक तपस्या की पूरी टीम वहां आ गई, क्योंकि रास्ते में ही तपस्या ने कॉल करके सबको बुला लिया था। जय हिम्मत करके उठा। जय, तुझे क्या लगता है तू जिंदा बचकर जा पाएगी यहाँ से? तपस्या, अगर मरी भी तो तुझे मारे बिना नहीं मरूंगी। तपस्या ने उसको मारना चाहा, लेकिन जय ने उसको धक्का दिया, जिससे उसका सिर दीवार से जा लगा। उसकी टीम ने जय के ऊपर गन्स तान दी। तपस्या के माथे से खून बहने लगा। तपस्या, नहीं, गन नीचे करो सब। यह मेरा शिकार है, मेरे हाथों से ही इसकी बलि चढ़ेगी। सब गन नीचे करके एक साइड में खड़े हो गए। तपस्या, बहुत तड़पाया था ना तूने मेरी दी को। उनको बहुत दर्द हुआ, लेकिन तुझ राक्षस को जरा सी भी दया नहीं आई। लेकिन अब वो दर्द तुझे महसूस होगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, खड़े खड़े गिरने की हालत में था। तपस्या ने किसी से कुछ मांगा। एक पुलिस वाले ने मिर्ची पाउडर दिया। तपस्या, तड़पा तड़पा के मारूंगी तुझे, इतना कहते ही मिर्ची उसके मुंह पर दे मारी। एक दो गोली उसको पहले से ही लगी हुई थी। ऊपर से मिर्ची उसके जख्मों और आंखों में जा गिरी, जिससे उसकी एक दर्दनाक चीख निकल गई और वह वहीं गिर गया, पर हाथ लगाकर चीख रहा था। तपस्या गुस्से से, चिल्ला चिल्ला जय और चिल्ला। इसी तरह से मेरी बहन भी तड़पी थी, उसकी भी चीख निकली थी। तेरी यह चीखें मुझे सुकून दे रही हैं और मेरी बहन की आत्मा को शांति। तब तक वहाँ पर अरमान, रॉय और दादाजी आ गए थे। उनको भी खबर हो गई थी। वहीं अरमान आज पहली बार उसको ऐसा रूप देख रहा था। अरमान की आंखें नम थी, क्योंकि उसको सच पता लग चुका था। तपस्या ने उसके मुंह पर पैर रखा। तपस्या,
अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है जय मल्होत्रा, और तेरी मौत आ चुकी है, देख अच्छे से। तपस्या ने उसका मुंह अपने पैरों से कुचलते हुए कहा। तपस्या, गिव मी बोतल। पुलिस वाले ने बोतल दी। तपस्या उससे दूर हुई। तपस्या, आज तेरे पापों का सर्वनाश होगा जय मल्होत्रा। जय अभी भी अपने जलन की वजह से चीख रहा था। उसकी एक एक चीख तपस्या के दिल को सुकून दे रही थी। उसने वो बोतल खोली और उसके पूरे चेहरे पर डाल दी, बाकी उसके प्राइवेट पार्ट्स पर डाल दी। पैंट के ऊपर से ही उसमें एसिड था। कुछ ही देर में जय मल्होत्रा तड़प तड़प कर मर गया। वही तपस्या ने ऊपर देखकर कहा। तपस्या आंखों में पानी लिए, आज आपका बदला पूरा हुआ दी। आपके गुनहगार को सजा मिल चुकी है। जिस बदले के लिए मैंने आईपीएस ज्वाइन की थी वो आज पूरा हुआ। आप जहां भी हो दी, खुश रहना। अब कोई जय मल्होत्रा पैदा होगा, उसका ऐसा ही अंत होगा। वहीं दादू की आंखों में भी आंसू थे। उनको सुकून मिला कि आखिर उनकी पोती के गुनहगार को उसकी सजा मिली, वो भी मौत से बदतर। रॉय ने उनको संभाला हुआ था। तपस्या बेहोश होने लगी, लेकिन अरमान ने ऐन वक्त पर आकर उसको थाम लिया। तपस्या को इस तरह देख वो डर गया। उसका डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। बिना देरी किए उसने तपस्या को गोद में उठाया और नीचे ले गया। बाकी सब भी गए। अरमान ने उसको आगे की सीट पर बैठाया और सीट बेल्ट बांध दी और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार हॉस्पिटल की तरफ ले गया। वहीं दादू रॉय के साथ आ गए और बाकी सब भी। वहीं पूरी न्यूज़ में जय मल्होत्रा के कारनामे दिखने लगे। वहीं उसके डैड को भी अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बचाकर जो गुनाह किया था वो माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं था। बाकी घर वाले भी जय से नफरत करने लगे और उसकी मौत पर किसी को अफसोस नहीं हुआ। हॉस्पिटल, तपस्या को आईसीयू में ले जाया गया। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, एक हाथ पर ड्रिप थी। फिलहाल वह खतरे से बाहर थी, इसलिए ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं थी। अरमान बाहर आकर, दादू आप घर जाइए, मैं यहाँ पर हूँ। दादू, नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊँगा अपनी बच्ची को छोड़कर। अरमान उनको समझाते हुए, दादू आप फिक्र मत करिए, मैं हूं ना, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? दादू, ऐसी बात नहीं है बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तभी अपनी पोती का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया है। मैं जानता हूँ तुमसे ज़्यादा उसको कोई नहीं संभाल सकता। अरमान, तो फिर आप जाइए घर, रॉय छोड़ देगा आपको। रॉय, हाँ दादू आप चलिए। अरमान ने समझाकर दादू को घर भेज दिया। वहीं घर पर भी सबको इन्फॉर्म कर दिया कि तपस्या अब ठीक है। उनको भी खबर लग चुकी थी, इसलिए अरमान ने सबको बता दिया। अरमान आईसीयू में आया और तपस्या का हाथ पकड़कर बैठ गया। अरमान, पता नहीं इन दिनों में हमारा कैसा रिश्ता बन गया है। तपस्या, हमारा रिश्ता तो पहले से तय था, लेकिन अब हमारे इस सफ़र को प्यार के सफ़र तक तय करना है और हम दोनों को ही करना है। क्या मेरे साथ दोगी तुम? वादा करता हूँ कभी अकेला नहीं पाओगी खुद को। ये अरमान कपूर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम यहाँ दिल की तरफ उंगली करते हुए दिल बनकर धड़कने लगी हो। इस फीलिंग को अगर प्यार कहते हैं तो ठीक है, मैं मानता हूँ मुझे तुमसे प्यार है। कब, कहाँ और कैसे नहीं जानता, लेकिन तुमसे प्यार हो गया। जिस तरह से तुम लड़ती हो एक आईपीएस ऑफिसर होकर अन्याय के खिलाफ, मेरा दिल तुम्हें और चाहने लगा है। तुम्हारा पास्ट क्या था मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता, बस इतना जानता हूँ आगे की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम्हारी आगे की ज़िंदगी खुशियों से भरना चाहता हूँ। इतनी खुशी देना चाहता हूँ कि तुम भूल जाओगी कि गम क्या होता है। अरमान ने उसका हाथ अपने माथे से लगाया और उसकी आंख से एक बूंद आंसू जा गिरा। तभी मशीनों से आवाज़ आने लगी। अरमान ने देखा कि तपस्या को होश आ रहा है। यह देख वो बहुत खुश हो गया। अब पूरी तरह से तपस्या को होश आ गया था और अपने सामने उसने अरमान को देखा, जो उसके हाथ को पकड़े उसको देख रहा था। अरमान,
ठीक हो तुम तपस्या? तपस्या, हाँ मैं ठीक हूँ। और दादू वो कहाँ हैं? अरमान, मैंने रोए के साथ उनको समझाकर भेज दिया है। तपस्या, ठीक किया, वरना यहाँ रहते तो परेशान हो जाते। अरमान, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? तुम ठीक हो? अरमान को उसकी फिक्र करता देख उसको अच्छा लगा और वो साफ साफ अरमान की आंखों में अपने लिए फिक्र देख पा रही थी और उसने भी अरमान का हाथ थाम लिया। यह महसूस होते ही अरमान का दिल बाग बाग हो गया। तपस्या, अरमान मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, और इतनी चोट तो मुझे लगती रहती है, इसलिए परेशान होना बंद करो। आज इस धरती से एक पापी का नाश हुआ है, उसने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ। तपस्या ने गहरी सांस ली। उसको अपनी बहन की याद आ गई और उसकी आंखों से एक आंसू टपक गया जो अरमान का दिल जलाने के लिए काफ़ी था। अरमान, जो होना था हो गया तपस्या, और ना ही हम उसको बदल सकते हैं, लेकिन तुम अपनी दी को हंसते हुए याद करोगी तो उनकी आत्मा को शांति पहुंचेगी, वो जहां भी होंगी। अब से आज से तुम्हें भी खुश रहना है। तपस्या, रहोगी ना खुश? बोलो। तपस्या अपने आंसू पोंछते हुए, हाँ अरमान, तुम सही कह रहे हो, और अब मैं भी खुश रहूंगी। अरमान हाथ बढ़ाकर, क्या तुम मेरे साथ मेरी हमसफ़र बनकर मेरे साथ चलोगी? क्या तुम हमारे इस सफ़र को प्यार का सफ़र बनाकर चलोगी? अरमान ने बड़े ही दिल से और प्यार से तपस्या से कहा। वहीं तपस्या उसको अपनी आंखों से देखने लगी। तपस्या मुस्कुराई और उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया, जिससे अरमान खुशी से फूल गया। तपस्या, अब जिंदगी भर ये हाथ नहीं छोड़ूंगी, ना तुम्हें छोड़ने दूंगी। अरमान, छुड़वाना भी कौन चाहता है? अगर तुमने छोड़ना भी चाहा ना तो कसकर पकड़ लूंगा, जिससे तुम चाहकर भी छुड़वा नहीं पाओगी। तपस्या, मैं तपस्या सिंह हूँ जो एक बार कमिटमेंट करती तो उससे पीछे नहीं हटती। अरमान उसके हाथ को सहलाते हुए, बस अब तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसे ही शादी कर लेंगे। तपस्या ने बस गर्दन हाँ में हिला दी और दवाई की वजह से फिर से नींद में चली गई। वहीं रोय दादू को आराम से घर छोड़कर वानिया के पास आ गया। दोनों एक झील के किनारे आ गए और वहां बैठ गए। वानिया ने उसके कंधे पर सिर रखा। वानिया, कहाँ थे इतनी देर? रोय, न्यूज़ तो देखी ना तुमने? वानिया, हाँ देखी तो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जय मल्होत्रा ऐसा निकलेगा। रोय, कभी कभी जो हम नहीं सोचते वैसा ही हो जाता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा और कुछ गलत नहीं होगा। रॉय ने वानिया की तरफ देखते हुए कहा, जो उसके कंधे पर सिर रखे उसको ही देख रही थी। वानिया, हम शादी कब करेंगे रॉय? रॉय, बस एक बार अरमान और तपस्या की हो जाए, उसके बाद हमारी ही बारी है, और अब मैं खुद भी तुमसे दूर नहीं हो सकता। मैं भी चाहता हूँ दिन मेरा तुम्हें देखकर शुरू हो और रात तुम्हारी गोद में। वानिया मुस्कुरा दी। वानिया, मैं भी अपनी सुबह की शुरुआत तुम्हें देखकर करना चाहती हूँ। रॉय, अब बहुत दूर रह लिए, अब यह दूरियां ख़त्म करने का वक्त आ गया है। रॉय, जल्दी ख़त्म होंगी, थोड़ा सा सब्र रखो। रॉय ने वानिया को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और वानिया भी उसकी बाहों में सिमट गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। वो दिन भी आ गया जब अरमान और तपस्या की शादी होने वाली थी। इन दिनों में दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। अरमान ने अपने प्यार का इजहार तो हॉस्पिटल में ही कर दिया था। रात का वक्त, अरमान और तपस्या का रूम। तपस्या अपने कपड़े चेंज करके रूम में बैठी थी, तभी अरमान वहां आया और उसको देखकर मुंह बनाकर कहा, अरमान, क्या यार, तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरमान ने तपस्या के पास बैठते हुए कहा। तपस्या, मैंने क्या किया? अरमान, मुझे लगा था कि तुम किसी सुशील संस्कारी बीवी की तरह
हाथ में दूध का गिलास लिए और बेड पर घूंघट डाले बैठी होगी और मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा और फिर तुम शर्मा के मुझे दूध दोगी और फिर मैं कहूँगा पहले तुम, फिर तुम कहोगी नहीं जी नहीं, पहले आप पीजिए। फिर एक घूंट में पीता, फिर तुम्हें पिलाता। और तपस्या, और आगे मैं बताती हूँ। फिर मैं शर्मा के गर्दन झुका लेती और फिर तुम मेरा फ़ायदा उठाते। बेचारे अरमान के अरमानों पर पानी फिर गया। अरमान, हाँ यही सोचा था। जब तुम शर्मा कर गर्दन झुका लेती, फिर मैं प्यार से तुम्हारा चेहरा अपने हाथों में लेकर ऊपर उठाता। अरमान बोल ही रहा था कि उसको एक खींच के लात पड़ती है जो तपस्या ने मारी थी। अरमान सीधा बेड से नीचे गिरता है। अरमान, जंगली बिल्ली कहीं की, मारने से पहले सावधान तो कर देना चाहिए था कि मुझे तुम्हारी तरफ से एक लात आज ही रात गिफ्ट में मिलने वाली है। अरमान कराहते हुए अपनी पीठ पर हाथ रखे बोला। तपस्या उसके पास आकर बैठ गई। तपस्या, अगर मेरे साथ ज़्यादा उल जलूल बात करने की सोची भी ना बैठ रही, कसम तुम्हारे इस चश्मे की बैंगन का भरता बना दूंगी। बड़ा आया अरमानों पर पानी फेरने वाला। तपस्या बोल ही रही थी कि अरमान ने उसको गले से लगा लिया। वहीं तपस्या आंखें फाड़े उसको देख रही थी। अरमान उससे अलग हुआ और कहा, अरमान बेबी, अब से तुम्हारी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी, समझी? और ज़्यादा ज़बान चलाई ना तो ऐसे ही चुप करवाऊँगा। अरमान ने उसके गाल थपथपाते हुए आराम से उसको गोद में लेकर बेड पर लेटा दिया और खुद कपड़े चेंज करने चला गया। तपस्या अभी भी सदमे में थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। जब होश में आई तो उसके चेहरे पर शर्म से भरी मुस्कान दौड़ गई और खुद को कंबल में ढक लिया। थोड़ी देर बाद अरमान और तपस्या लेट गए। दोनों चैन की नींद सो गए। वहीं दूसरी ओर वान्या और रॉय भी एक साथ, और जल्दी ही उनकी शादी होने वाली थी। वान्या के पेरेंट्स ने मंजूरी दे दी थी। रॉय वान्या के रूम में वान्या के पास बैठा उससे बात कर रहा था। वहीं वान्या भी उसके बाल सहलाते हुए उसकी बात मुस्कुराते हुए सुन रही थी। दोनों कपल की जिंदगी में खुशियां आ गई थी। अगले दिन अरमान की नींद खुली तो देखा तपस्या उसके सीने से लगी आराम से सो रही थी। यह देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह उसको धीरे से साइड करके बाथरूम चला गया। वो नहाकर बाहर आया तो देखा कि तपस्या अभी भी सो रही है। उसने पहले कपड़े पहने और तपस्या की बगल में बैठ गया। अरमान उसके बालों में हाथ फेरते हुए, तपस्या उठ जाओ, सुबह हो गई है और कितना सोना है। तपस्या ने धीरे से आंख खोलकर अरमान को देखा जो उसको प्यार से देख रहा था। तपस्या, गुड मॉर्निंग बैटरी। अरमान, गुड मॉर्निंग मेरी जंगली बिल्ली। तपस्या ने एक नज़र उसको देखा और अरमान की गोद में सिर रख वापस सो गई। उसकी इस हरकत पर अरमान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसके बालों में उंगली घुमाने लगा। अरमान, जानता हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, मॉम डैड का प्यार भी नहीं मिला कभी, लेकिन अब तुम्हें हर खुशी मिलेगी। जो तुम्हें चाहिए वो ज़रूर तुम्हें मिलेगा। अब किसी चीज़, किसी के प्यार के लिए नहीं तरसोगी तुम। इतना कहकर अरमान ने तपस्या के गाल को प्यार से सहलाया, जिसका एहसास पाते ही तपस्या नींद में मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर ऐसा ही रहकर तपस्या उठ गई और तैयार होकर नीचे आ गई। आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी जो बहुत अच्छी गई। फिर राजेश जी के कहने पर फिर से ड्यूटी पर चली गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। रोज़ अरमान और तपस्या साथ में ड्यूटी पर जाते हैं और शाम को साथ ही आते। रात में कुछ टाइम बचाकर अपने लिए बिताते। रात का समय छत पर तपस्या और अरमान दोनों झूले पर बैठे हुए थे और तपस्या का सर अरमान के सीने पर था और अरमान उसका सिर सहला रहा था। तपस्या, अरमान, मुझे पता नहीं क्यों डर लगा रहता है। अरमान सिर को चूमते हुए, किस चीज़ का डर? तपस्या, यही कि जो खुशियाँ मुझे मिली हैं वो मुझसे छिन न जाएं। तुम दूर ना हो जाओ, बस इस बात का डर कि जो भी खुशियाँ मेरी किस्मत में आई हैं हमेशा मुझसे छीन गई हैं। लेकिन अब तुम्हें और इस परिवार को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती मैं।
अरमान, मेरी प्यारी बीवी, तुम्हें जितना दर्द तकलीफ देखनी थी देख ली, लेकिन अब कोई दर्द तकलीफ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना तुम तक पहुंच सकती है, क्योंकि अब अरमान कपूर तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ दर्द छू भी नहीं पाएगा। मेरी इन बाहों के घेरे में सुरक्षित हो। अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम्हारी खुशियाँ कभी कम होंगी। तपस्या मुस्कुरा उठी। तपस्या, एक बात मानोगी मेरी? अरमान, ऑर्डर करके तो देखो। तपस्या, मैं चाहती हूँ कि मेरी जानवी दी वापस आ जाए, मेरी बेटी बनकर। अरमान, ज़रूर वापस आएंगी, और मैंने उसका नाम भी सोच लिया है, जो तुम्हारे और दी के नाम से है। तपस्या, क्या? अरमान, तन्वी। तपस्या और जानवी मिलाकर तुम दोनों होगी उसमें, जिससे तुम्हें तुम्हारी दी मिल जाएगी, और मुझे तुम्हारे जैसी एक बहादुर बेटी, एक आईपीएस ऑफिसर की बेटी, जो किसी से नहीं डरेगी। तपस्या उसके गाल पर हाथ रखते हुए, बहुत अच्छा नाम है अरमान। अरमान, चलो अब नीचे रूम में चलते हैं, ठंड भी काफ़ी होने लगी है। कुछ महीनों बाद तपस्या का लास्ट टाइम था, और वह बेड पर बैठी हुई थी और हाथ में जानवी की तस्वीर लेके बात कर रही थी। तपस्या, फाइनली दी, आपके आने का वक्त हो गया है। अब आएंगी ना दी मेरी बेटी बनकर? तपस्या की आंखों में नमी थी। तपस्या, अब आपको आना पड़ेगा, समझी आप? और इस बार मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। देखना, आपको अपने सीने से लगाकर रखूंगी, किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। इस दुनिया से बचा के अपनी गोद में छुपा कर रखूंगी दी, जिससे यह बुरी दुनिया आपको ढूंढ ना पाए। तपस्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दरवाजे से टेक लगा के अरमान खड़ा था। उसने सारी बात सुनी। वो चलकर उसके पास आया और तपस्या की गोद में सिर रखकर लेट गया। जब तपस्या ने अपनी गोद में अरमान को देखा तो तस्वीर साइड में रख उसके माथे से माथा लगाकर बैठ गई। तपस्या, दी वापस आएंगी ना अरमान? अरमान, हाँ, उनको आना पड़ेगा तुम्हारी बेटी बनकर और मेरी प्रिंसेस बनकर। और अब तुम रोना बंद करो, वरना मेरी प्रिंसेस पर बुरा असर पड़ेगा। तपस्या का रोना बंद हो गया था, लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसे देख अरमान घबरा गया और उसको गोद में उठाकर नीचे ले आया। तपस्या दर्द में चीखते हुए, अरमान, दर्द हो रहा है, कुछ करो। अरमान घबराते हुए, बस हॉस्पिटल जा रहे हैं, अभी लगता है प्रिंसेस आने वाली है। तभी वहाँ मोहिनी जी आई। मोहिनी जी, बेटा जल्दी से चलते हैं। तब तक ड्राइवर ने कार निकाल ली थी। अरमान तपस्या को लेकर पीछे बैठ गया और मोहिनी जी साइड वाली सीट पर। ड्राइवर ने कार हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। वहीं तपस्या अरमान को गोद में सिर रख सीट पर लेटी हुई थी और दर्द से उसका हाल बेहाल था। अरमान का दिल जोरों से धड़क रहा था और वह उसके हाथ पैर मसल रहा था। हॉस्पिटल। मोहिनी जी बाहर चक्कर लगा रही थी, साथ में वान्या भी थी। रास्ते में ही मोहिनी जी ने रॉय और वान्या को कॉल कर दिया था। दोनों भागे भागे हॉस्पिटल आए। रॉय अंदर रूम में चला गया और वान्या मोहिनी के पास रुक गई। जैसे बच्चे के रोने की आवाज़ बाहर आई, तपस्या की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। रॉय, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, बेटी हुई है, इट्स ए बेबी गर्ल। चाचू की प्रिंसेस आ गई। उसने अपनी गोद में ली छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखा, जिसकी आंखें बंद थी और रोए जा रही थी। तपस्या धीरे से, दी आ गई अरमान। अरमान उसका माथा चूमते हुए, थैंक यू मुझे मेरी प्रिंसेस देने के लिए। तपस्या मुस्कुरा दी। तपस्या, हमारी प्रिंसेस अरमान? अरमान, हाँ, हमारी प्रिंसेस तन्वी अरमान कपूर। थोड़ी देर बाद तपस्या को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मोहिनी जी, वान्या, तब तक दादू भी आ गए थे। अरमान और रॉय भी वहीं थे। राजेश जी किसी सर्जरी की वजह से बाहर विदेश गए हुए थे। बच्ची दादू की गोद में थी। दादू, बिल्कुल मेरी जानवी जैसी है ये, वही होंठ, वही आंखें, वही नैन नक्श। ऐसा लगता है जैसे मेरी जानवी वापस आ गई हो। तपस्या, हाँ दादू, मेरी दी वापस आ गई है, मेरी बेटी बनकर। तपस्या ने नम आंखों से कहा तो सब मुस्कुरा दिए। तपस्या और अरमान की फैमिली पूरी हो गई थी
और उनकी फैमिली उनकी बेटी तन्वी ने पूरी की है। सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगे थे। कुछ महीनों बाद वानिया ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम हृदय रखा गया। अरमान और तपस्या अपनी बेटी तन्वी के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे थे। तपस्या ने अपनी बच्ची के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी ताकि उसकी परवरिश अच्छे से कर सके। सबने मना भी किया लेकिन तपस्या को अब अपनी बेटी के आगे कुछ नहीं दिखता था। अरमान और तपस्या की ज़िंदगी बस नन्ही तन्वी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। दोस्तों, तपस्या और अरमान की खट्टी मीठी लव स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको ऐसी ही और रोमांचक लव स्टोरी देखनी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए ऐसी ही लव स्टोरी लाते रहें।